की कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के सुंदर हरे भरे और खुशहाल गांव से। रामपुर गांव अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती किसानी का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। सर्दियां जा चुकी थी और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, लेकिन इस साल की भीषण गर्मी ने तो रामपुर गांव के हालात ही बदल दिए थे। जिस गांव में हमेशा हरियाली होती थी, आज वह सूखा पड़ गया था। तालाब, कुएं और नदियों में भी पानी बहुत कम हो गया था। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी थी कि गांव वाले परेशान होने लगे। खेत खलियान सब बिन पानी के सूखते जा रहे थे। बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों को पानी लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ रहा था। इन्हीं हालातों में गांव के एक आदमी सूरज की पत्नी सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया। सूरज और सुमन बहुत खुश थे क्योंकि शादी के 10 वर्षों बाद उनके घर संतान हुई थी। सूरज के खेतों में भी पानी न मिलने की वजह से उसकी फसल भी खराब हो गई थी। इसलिए उसने गांव के सेठ करोड़ीमल से कुछ समय पहले कर्ज लिया था। सेठ करोड़ीमल बहुत निर्दयी और चालक प्रवृत्ति का इंसान था। गांव वालों को कर्ज देकर उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था और अगर कर्ज वापस ना मिले तो किसी गरीब की जान लेने में भी पीछे नहीं हटता था। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में भय फैला रही थी, सुमन चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करेंगे जी? पानी की बूंद तक नसीब नहीं हो रही है और ऊपर से सेठ जी का कर्ज भी चुकाना है। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। लेकिन अभी तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है और हमारी बेटी भी बहुत छोटी है। इसके लिए दूध तो लाना होगा। सूरज और सुमन ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खोल, सूरज के बच्चे, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। हे भगवान, ये तो सेठ करोड़ीमल के गुंडे लगते हैं। मुझे इसी बात का डर था। आज तो हमें मार ही डालेंगे। हुए मेरी नन्ही सी बच्ची, इसका क्या होगा अब? हे ईश्वर, बस मेरी बेटी की रक्षा कर लेना। सुनो, तुम घबराओ मत बिल्कुल सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जाकर सेठ जी से बात करता हूं। आगे बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से गुड़िया को लेकर भाग जाना, समझी? मेरी फिक्र मत करना। सूरज घर के भर जाकर देखता है। जैसे ही वो बाहर आता है, सेठ उसे जोर से एक लात मारकर गिरा देता है। ससुरा, धोखेबाज, मक्कार आदमी, मेरा पैसा लेकर भूल गया। न कर्ज वापस किया और न ही ब्याज देने आया। कितनी बार बुलाया तुझे, पर तेरे तो अलग ही नखरे हैं। चल निकाल मेरे पैसे। सेठ जी, कुछ टाइम और दे दीजिए। इस साल सूखा पड़ गया, जिस वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपको कुछ समय में पैसे लौटा दूंगा, भगवान की कसम। सूखा पड़ गया या तेरी नीयत बदल गई? तूने तो मुझे ब्याज तक नहीं दिया। पैसा क्या लौटाएगा मेरा? ये ऐसे नहीं देगा पैसा। चलो, सब मुंह क्या देख रहे हो मेरा? मारो साले को। सेठ के गुंडे बड़ी बेरहमी से बेचारे सूरज को मारने लगते हैं। वो लहूलुहान हो जाता है। उधर सुमन ने जब देखा कि अब भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो अपनी बेटी को लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाती है। बेचारी सुमन रात के अंधेरे में भागी जा रही थी। वो भागते भागते गांव की सीमा पर जो खारे पानी की नदी थी, वहां पहुंच गई। उसने रुककर देखा तो कुछ गुंडे अब भी उसके पीछे थे। हे भगवान, मेरी बच्ची को इन जालिमों से बचा ले। ये तो मेरी बच्ची की भी जान ले लेंगे। तभी सुमन को नदी के पास एक बड़ी टोकरी दिखाई देती है। वो बिना समय गवाए जल्दी से अपनी बेटी को टोकरी में रख देती है और पानी में उस टोकरी को बहा देती है। हे भगवान, मुझे माफ करना मेरी बच्ची।
मैं तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में सेठ के गुंडे भी तब तक सुमन के पास आ गए और वो उसे पकड़कर गांव वापस ले आए। वहां पहुंचकर सुमन ने अपने पति को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? उठाओ रे इस सुमनिया को, इसका आदमी तो मर गया। अब ये क्या करेगी जीकर, इसे भी खत्म कर दो। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो, मैं चुका दूंगी आपका कर्ज। कर्ज चुकाएगी तू मेरा? अच्छा चल फिर मेरी हवेली पर, वहीं चलकर कर्ज चुका देना मेरा, समझ गई ना? ये सुनकर सुमन ने गुस्से में सेठ के मुंह पर एक चांटा जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत! अरे ले जाओ इसे और जिंदा जला दो इसके पति की लाश के साथ। औकात भूल गए हैं ये गांव वाले। सुनो गांव वालों, देख लो, अगर किसी ने भी मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो उसका भी यही हाल होगा। गांव के लोग मूक दर्शक होकर ये सब देख रहे थे और किसी में भी सेठ करोड़ीमल के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी। सुमन की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी और धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। कुछ देर में सुमन और सूरज झलकर राख बन गए। सेठ जी, सूरज की बेटी गुड़िया को हमें दे दीजिए, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? मर खबा गई होगी वो तो कभी की, और अगर बची भी होगी तो मर जाएगी भूखी प्यासी। गांव वाले गुड़िया को रात भर इधर उधर ढूंढते रहते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज रामपुर गांव की सुबह में मातम पसरा हुआ था। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लोग बात कर रहे थे। इस साल का सूखा तो सूरज और उसके परिवार पर कहर बन के बरसा है। पूरा परिवार खत्म हो गया। हाँ भाई, गुड़िया का भी अब तक कुछ पता नहीं चला। किसी को नहीं पता चला कि वो टोकरी जिसमें गुड़िया थी वो किसी अनजान दिशा में बह गई थी। खरी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सोहन और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, पर उनके घर कोई संतान नहीं थी। रामपुर गांव की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत कम हो रहे थे, लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक दिन शाम का समय था। लक्ष्मी घर के बाहर बैठी हुई थी और सोहन सोच में डूबा हुआ था। सुनिए, आप कुछ काम क्यों नहीं देख लेते? खेती में अब कुछ नहीं होगा इस साल। हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ नहीं होने वाला। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं कुछ काम देखता हूँ। लक्ष्मी, ये बताओ, हमारे घर एक उन्हें से बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी? कान तरस गए हैं बच्चे की आवाज सुनने को। लक्ष्मी हल्की सी मुस्कान के साथ सर झुका लेती। अब क्या करूं, जब मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं है ऊपर वाले ने। इतने साल हो गए हमारी शादी को, अब तक एक औलाद नहीं दी भगवान ने हमें। लगता है पूरा जीवन अकेले ही रहना होगा। सोहन कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस भर उठ खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, मैं जरा घूम कर आता हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। लक्ष्मी सिर हिला देती है और सोहन नदी की तरफ निकल जाता है। नदी के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी। सोहन नदी के किनारे बैठकर नदी को बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखता है पर कोई नजर नहीं आता। शायद मेरा भ्रम होगा, यहाँ कैसे होगा कोई बच्चा भला? वो फिर पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे के रोने आवाज फिर से आने लगती है और इस बार और तेज आवाज आ रही थी। नहीं नहीं,
ये मेरा भ्रम नहीं है, जरूर कोई बच्चा है आसपास। चलकर देखता हूँ। सोहन आवाज की दिशा में जाता है तो वह एक टोकरी को देखता है जो हिल रही थी। सोहन जब उस टोकरी के अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस टोकरी के अंदर एक छोटी बच्ची जोर जोर से तो रही थी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे एक फूल हो। सोहन ने उसे जल्दी उठाकर गोद में ले लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, जल्दी आओ, कहाँ हो? देखो मुझे क्या मिला है आज। लक्ष्मी जल्दी से बाहर आती है। वो जैसे ही सोहन के पास बच्ची को देखती है, उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों एक साथ झलक पड़ते हैं। ये बच्ची कहाँ से आई सोहन जी? और ये किसकी बच्ची है? लक्ष्मी, ये बच्ची मुझे नदी किनारे एक टोकरी में रोती हुई मिली। पता नहीं इसे वहां कौन छोड़ गया होगा। अजी हो सकता है भगवान ने इस बच्ची को हमारे लिए ही भेजा हो। तभी तो देखिए ना, खारे पानी की नदी में बहती हुई आई है और पानी ने छुआ तक नहीं इसे। सच में ये बच्ची ईश्वर का वरदान है। आज से ये मेरी बेटी है। मैं इसे खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। बस नहीं लक्ष्मी, इस बच्ची के माता पिता इसकी तलाश कर रहे होंगे। क्या गुजरी होगी उन पर? इस मासूम से अलग होकर जरा सोचो तो। हम कल सुबह इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढकर उन्हें उनकी बच्ची सौंप देंगे। पर लक्ष्मी चाहती थी कि वो बच्ची उसके पास ही रहे। उस बच्ची को गोद में उठाकर लक्ष्मी की बरसों की दबी ममता जाग गई। वो कब से तरस रही थी माँ बनने के लिए। पर सोहन जी, अगर हमें कभी संतान नहीं हुई तो? सोहन कुछ नहीं कहता। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाया और फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। पर लक्ष्मी की आंखों में तो नींद आ ही नहीं रही थी। वो एकटक बस उस बच्ची को प्यार से देखे जा रही थी। पहली बार उसके जीवन में ये पल आया था कि कोई बच्चा उसके पास था। सुबह जब सोहन की आंख खुली तो उसने देखा लक्ष्मी बड़े प्यार से उस नन्ही सी बच्ची को निहार रही थी। उसके चेहरे पर ममता और चिंता दोनों झलक रही थीं। सोहन उसकी आंखों पनपी उलझन को भांप गया। क्या इस बच्ची को किसी और को सौंपना ठीक होगा? इसके माता पिता कौन हैं? कहाँ हैं? उनका कुछ नहीं पता। लक्ष्मी की ममता देखकर लगता है कि ये अब हमारी है, बेटी बन चुकी है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर सोहन की तरफ देखा और कहा, अरे उठ गए आप, चलिए मैं खाना बना देती हूँ। सोहन ने इधर उधर देखा तो मिट्टी की तपिश और चारों तरफ फैली धूल से पता चल रहा था कि गर्मी अपने चरम पर थी। पर खाना कैसे बनाऊं जी? घर में तो पानी ही नहीं बचा है अब। तुम परेशान मत हो, मैं लेकर आता हूँ पानी। सोहन गांव के उस कुएं पर पहुंचा जो दूर दूर तक इकलौता कुआं बचा था, जिसमें पीने वाला पानी था। गांव के सब जल स्रोत सूख चुके थे। कुएं के पास बहुत भीड़ लगी थी। सब लोग बर्तन लेकर खड़े थे, मगर कुएं में नाम मात्र ही पानी बचा था। सोहन ने जैसे तैसे थोड़ा पानी भरा और घर वापस लौट आया। लक्ष्मी, पानी ले आया हूं, अब जल्दी से खाना बना दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर लक्ष्मी ने खाना बनाया है। दोनों ने गुड़िया के साथ बैठकर भोजन किया। शाम होते ही लक्ष्मी अपने काम में लग गई, पर उसका पूरा ध्यान गुड़िया पर ही लगा हुआ था। वो सोच रही थी, अगर इसके असली माता पिता आकर इसे ले गए तो मेरा क्या होगा? ये तो मेरी दुनिया बन गई है। सोहन दूर से बैठा लक्ष्मी की उलझन को समझ रहा था। उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम घबराओ मत, ये बच्ची तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं छीनेगा। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में ये बच्ची मेरी है? अब कोई नहीं छीनेगा इसे मुझसे? हाँ, मैं वादा करता हूँ।
फिर लक्ष्मी खुशी खुशी अपने काम में लग गई। तभी गुड़िया के रोने की आवाज आती है। लक्ष्मी ने घबराकर आवाज लगाई। अजी जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? देखो ना हमारी बेटी कितना रो रही है। घर में पानी खत्म हो गया है, इसे पानी चाहिए। लक्ष्मी, शाम का समय हो गया है, इस समय जाना ठीक नहीं होगा। वापस आते आते अंधेरा हो जाएगा। कुछ भी करो, पानी लेकर आओ। सोहन ने बिना कुछ कहे अपना घड़ा उठाया और चल दिया। गांव के कुएं पर जब वो पहुंचा तो उसने देखा वहां पर तो मातम पसरा पड़ा है। कई लोग सिर पकड़कर तो रहे हैं। सोहन ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई? भाई, इस साल की गर्मी ने तो अब खत्म कर दिया। सब फसल बर्बाद हो गई सूखे की वजह से। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं भाई? अब हम लोग बस ईश्वर से दुआ करो कि बारिश करवा दे। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था कि बारिश होगी। घर वापस लौटते हुए उसने जंगल की तरफ कुछ अजीब नजारा देखा। कुछ मरे हुए जानवर और पक्षी। पानी की कमी ने उन्हें भी मार डाला। अगर उस खारी नदी का पानी मीठा होता तो उन बेजुबानों की जान बच जाती और ना ही इंसान प्यास से ऐसे तड़पते और ना ही फसल सूखती। सोहन उदास मन से घर आ जाता है। लक्ष्मी ने उसके चेहरे की उदासी देखी और घबरा गई। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सोहन ने गहरी सांस ली और बोला, लक्ष्मी, अब तुम्हें क्या बताऊं? दूसरे गांव के लोग बर्बाद हो गए हैं। वहां खाने को कुछ नहीं बचा और जो नजारा मैंने जंगल में देखा आज, अब क्या बोलूं? लक्ष्मी, वहां पानी की कमी से बेचारे जानवर मरे पड़े हुए थे। ये ईश्वर का कैसा प्रकोप है। ये सब सुनकर लक्ष्मी भी चुप हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं फूटा। गर्मी की मार इस बार ऐसी पड़ी है सब पर कि सब बर्बाद करती जा रही है। दोनों बातें करते करते सो गए, लेकिन सोहन की आंखों में नींद नहीं थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सूखा अब विकराल रूप ले चुका था। सोहन और लक्ष्मी के घर में एक पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। लक्ष्मी, अब क्या करे? पानी की एक बूंद तक नहीं है घर में और ये गर्मी जानलेवा होती जा रही है। आप एक काम करो, नदी के उस पार वाले गांव जाओ। हो सकता है वहां आपको कुछ पानी मिल जाए। सोहन को लक्ष्मी का विचार ठीक लगा। उसने तुरंत नाव निकाली और नदी पार करने लगा। पानी कम होने की वजह से नाव आसानी से रेत के सहारे सरकने लगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरे गांव पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। वहां के लोगों की हालत उसके गांव से भी ज्यादा बुरी थी। अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? मेरी बेटी बहुत प्यासी है। एक आदमी ने निराशा में सर झुकाते हुए कहा, यहाँ किसी के पास पानी नहीं है भाई। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो सेठ करोड़ीमल के पास जाओ। उसके पास ही पानी मिल सकता है, मगर वो पानी के बदले पैसे लेता है। सोहन ने सेठ के घर का रास्ता पूछा और उसके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाते हुए देखा। वो चुपचाप खड़े होकर सुनने लगा। सेठ जी, हमने उस सुमन की बेटी को बहुत ढूंढा, पर वो ससुरी कहीं नहीं मिली। पता नहीं उस रात वो नदी के पास से कहां गायब हो गई। हाँ, और अब तक उसकी लाश भी नहीं मिली है। इसका मतलब वो जिंदा है। जरूर उस रात उसकी माँ सुमन ने उसे नदी में ही बहा दिया होगा। लेकिन सेठ जी, उस बच्ची के माँ बाप को हमने मार दिया था। अब उस बच्ची का हमें क्या करना है? नहीं, मुझे उस बच्ची की लाश चाहिए, कैसे भी हो। ये सब सुनकर सोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हे भगवान, मतलब जो बच्ची उस दिन मुझे टोकरी में मिली थी वो इस गांव की है और उसके माँ बाप की इन लोगों ने हत्या कर दी थी। अब ये जालिम लोग उस नन्ही सी बच्ची को मारना चाहते हैं। सोहन का खून खौल उठा, पर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि वो जानता था इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं था। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और काले बादल छा गए। सब गांव वाले घरों से बाहर आ गए।
हे ईश्वर, लगता है आज बारिश होगी। पानी मिलेगा हमको। कब से पानी की एक बूंद नहीं बरसी इन सूखी जमीन पर। आज यह बारिश होगी। माँ, क्या आज मुझे पेट भर पानी पीने को मिलेगा? हाँ बेटा। सोहन भी ये सब देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों के सूखे के बाद आज बारिश होने वाली थी। कुछ ही देर में बारिश होने लगी। सब गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब नाचने लगे। प्यासी धरती की प्यास जो बुझ गई थी। अब खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे ये सोच किसान भी बहुत खुश थे। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सीधे सेठ करोड़ीमल पर गिर पड़ी। जोरदार चीख के साथ सेठ की वहीं पर मौत हो गई। आखिर कुदरत ने खुद सेठ का इंसाफ कर दिया। आज ये सेठ भी मर गया। अब इसके आतंक से हमारा गांव मुक्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। सोहन ने ऊपर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। भगवान, आपने न्याय के दिया। मेरी बेटी के माता पिता के हत्यारे को सजा दे दी। अगली सुबह सोहन घर लौटने के लिए नाव की ओर बढ़ा तो उसने रास्ते में देखा कि जानवर उस खारी नदी का पानी पी रहे थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? इस नदी का पानी खारा है। फिर ये जानवर ये पानी क्यों पी रहे हैं? फिर सोहन ने भी उस खारी नदी का पानी पीकर देखा तो वो चकित रह गया, क्योंकि खारी नदी अब मीठे पानी की नदी बन चुकी थी। सोहन इस चमत्कार पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोहन खुशी से झूम उठा। वो खुशी से चिल्लाया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। सुनो सुनो, गांव वालों, चमत्कार हो गया। हमारे गांव की खारी नदी का पानी अब मीठा हो गया है। अब हम उस नदी का पानी पी सकते हैं। उसने एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद किया और नाव लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य भी था। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, हमारी बेटी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी निर्दयता से हत्या आकर दी गई थी, लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ देखो। जिसने उनकी हत्या करवाई थी उसको भी सजा मिल चुकी है। अब हमारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। ये सब सुनकर लक्ष्मी की आंखें भी भर आईं। सोहन और लक्ष्मी की बेटी गुड़िया को उनसे कोई दूर नहीं करेगा, ये सोचकर वो खुश भी हो जाते हैं। ऐसे दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ आराम से रहते हैं। दोस्तों, हमें भी कभी पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जल है जीवन है, ये हमेशा याद रखें।